हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे इतिहास के रिवीजन सीरीज को, जिसमें हम लोग बातें कर रहे थे प्राचीन इतिहास के बारे में और हमारा टॉपिक था मौर्य साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले हमने पूरा इतिहास को कवर किया है, जिसमें डिटेल से हर एक टॉपिक को कवर किया है। ये रिवीजन सीरीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपके सामने लाई गई है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपके रिवाइज हो सकें। ठीक है, तो आप इस रिवीजन सीरीज को एग्जाम टाइम में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और लगभग पूरा इतिहास एक सरसरी निगाह में तैयार हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये ऐसा नहीं है कि इतना ही चीज़ें हैं इतिहास में। अगर आपको डिटेल से टॉपिक पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आ सकते हैं, स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में जा करके, और एंशिएंट हिस्ट्री के फोल्डर में जा करके आप उस टॉपिक को ढूंढ करके सीरियल वाइज तरीके से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहूँगा आपको कि पीछे के टॉपिक में हम लोगों ने क्या बातें किया था। पीछे के टॉपिक में दोस्तों हम लोग शुरू किए थे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था इसके साहित्यिक स्रोतों के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, और फिर डिस्कस किया था मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका जो पुस्तक थी उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, और जो कुछ भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जैसे मुद्रा, अभिलेख, मृदभांड, इन सभी चीज़ों के बारे में। देन हम लोग बातें किए थे अभिलेख के बारे में। ठीक है, इसी तरह से अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख, शिलालेख, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज की अगली टॉपिक आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज चलता है, रिवीजन सीरीज आपका पार्ट वाइज है और आप उसको पार्ट वाइज ही देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। आइए बात करते हैं। देखिए, दो तरह की पहाड़ी आपके सामने आएंगी, एक बाराबरी की पहाड़ी, एक नागार्जुनी पहाड़ी। बाराबरी और नागार्जुनी पहाड़ी याद रखिए। बाराबरी की पहाड़ी पर काम कराया था अशोक ने और नागार्जुनी की पहाड़ी पर काम कराया था दशरथ ने। सबसे पहली बात तो यही जानने वाली बात है। ठीक है, तो जो पॉइंट है उसको आप एकदम डिक्टो में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, बाराबर की पहाड़ी पर काम किसने कराया? अशोक ने। नागार्जुनी की पहाड़ी पर काम किसने कराया? दशरथ ने। ठीक है, और देखिए कई सारे चीज़ बने जैसे विश्व की झोपड़ी, कर्ण चौपार, सुदामा, लोमहर्ष ऋषि की गुफा, गोपी, बृहद्रथ, बड़ी भीका, ये सारी जो है स्थापत्य कला की दृष्टि से हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, ये सब जो है अशोक के समय में ही बनाए गए थे, इसको ध्यान दीजिएगा। और डिटेल में मैंने आपको बताया है एंशिएंट हिस्ट्री वाले टॉपिक में। ठीक है, अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी नीतियों को आम जनों तक पहुंचाने वाला भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। याद रखिएगा, अशोक ने सबसे पहले क्या किया? अभिलेखों के माध्यम से अपने नीतियों का प्रचार प्रसार किया, और भारत ही नहीं, भारत से बाहर जो विदेशी थे, जो विदेश था मतलब दूसरा देश, वहाँ तक जाके इसका प्रचार प्रसार कराया है। अभिलेख जारी करने की प्रेरणा उसे फारस के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली। तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे। डेरियस प्रथम, दारा प्रथम, पहला युद्ध इसने किया था भारत पर। ठीक है, तो उससे वह फारस का शासक था, उससे इनको प्रेरणा मिली है। किसको? अशोक को प्रेरणा मिली है क्या करने की? अभिलेख जारी करने की। अशोक के अभिलेख में कुल 4 तरह की लिपियां मिलती देखने को। एक बात याद रखिएगा आप, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक या यूनानी एक ही है, और चौथी है आर्मेइक लिपि। आरामेइक बोलिए या आर्मेइक लिपि। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्मेइक, इन 4 तरह की लिपि थी। कई लोग को सोच रहे होंगे कि सर लिपि क्या होती है? लिपि मतलब लिखने का तरीका। जैसे अगर हमने लिखा है ख को इस तरह लिखा, र को इस तरह लिखा, तो ये एक लिपि है। और ये जो हम लिखे हुए हैं ये है देवनागरी लिपि। हम अपना काम किस में करते हैं? देवनागरी लिपि। तो उस समय अशोक के समय में जो लिपियाँ थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्मेइक लिपि। ब्राह्मी लिपि थी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो आज हम भी तो बाएं से दाएं लिखते हैं, तो ब्राह्मी लिपि ठीक इसी तरह से जैसे देवनागरी लिपि है उसी तरह से। लेकिन खरोष्ठी लिपि जो थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि अलग अलग लिपियों के बारे में। जैसे याद रखिएगा मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। ठीक है, मानसेहरा जो था ये हजारा जिला पाकिस्तान में मिला हुआ है, और शहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो पेशावर जिला से मिला हुआ है। दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं। और ये खरोष्ठी लिपि में यहाँ पे अभिलेख जो सूचनाएं दी गई हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। यूनानी और आर्मेइक लिपि, इन दोनों को अगर मिक्स करके देखा जाए तो ये कांधार के साइड मिला है। कांधार जो एरिया था ये अफगानिस्तान में अभी तो है, और यहाँ से लघु शिलालेख मिले हैं।
यहाँ से लघु शिलालेख मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप याद रखिएगा। कुछ वन लाइनर पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अशोक ने अपने शासन के 261 ईसा पूर्व में चल रहा था 8वें वर्ष में, जिस समय शासन किया था 269 में शासन इसका स्टार्ट हुआ था, और ठीक 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो कई बार आपके एग्जाम में दो तरह की चीज़ें पूछता है कि अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा, तो याद रखिए 8वें वर्ष में लड़ा, या पूछ देता है डायरेक्ट उस वर्ष के बारे में, तो जान लीजिए 261 बीसी में। अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में यानी 256 बीसी में धम्म महामात्र नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति किया। यहाँ से भी आपके प्रश्न आते हैं, तो मैंने यहाँ पे वही पॉइंट नोट किया है और वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आता है धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने कब किया था, तो याद रखिए 13वें वर्ष में। अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में यानी 249 बीसी में रुम्मिनदेई अभिलेख, रुम्मिनदेई होगा, दई नहीं, रुम्मिनदेई अभिलेख है, ये लुम्बिनी के पास है। यहाँ से लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन मिलता है। चूँकि यहाँ महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली थी, इसलिए उन्होंने यहाँ जो कर की दर थी वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, 1/6 से घटाकर कर की दर क्या कर दिया, 1/8 कर दिया। याद रखिएगा अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष क्या किया था, लुम्बिनी की यात्रा किया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ और देख लेते हैं। अशोक ने अपने बृहद शिलालेख में जीव हिंसा निषेध की बात कही है, जबकि अपने प्रथम बृहद शिलालेख में कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को याद रखिए। देखिए क्या कहा है उन्होंने, जीव हिंसा निषेध की बात किया है और सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये दोनों बातें कही है। कहाँ पे कहा है, बृहद शिलालेख में। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन देता है कि गुहा लेख में कहा है, लघु शिलालेख में कहा है, अभिलेख में कहा है, या किस में, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि प्रथम बृहद शिलालेख में ये बातें कही गई हैं। अशोक ने अपने 5वें बृहद शिलालेख में कहता है, देखिए पहले में तो कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, 5वें में कहा, क्या कहा कि हमने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, सन हमने बताया था अभी पीछे आपको कि कब, 256 बीसी में। छठें बृहद शिलालेख में वो कहता है, 5वें में इन्होंने नियुक्ति के बारे में कहते हैं, छठे में कहता है कि चाहे मैं अंतःपुर रहूं, चाहे मैं विश्राम करता रहूं या फिर भोजन करता रहूं, मेरे प्रतिवेदक यानी संदेहवाहक मुझे कभी भी राज्य की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि सम्राट होने की वजह से इसके अंदर अहंकार हो, ऐसी भावना इनके अंदर नहीं थी, और ये हमेशा इस तरह से चाहते थे कि मैं चाहे सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ या कोई भी कार्य कर रहा हूँ, हमारे जो संदेशवाहक हैं वो किसी भी तरह की सूचना बिना जानकारी के, मतलब बिना अपॉइंटमेंट लिए मेरे तक आराम से पहुंचा सकते हैं। अशोक ने अपने 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी है। कलिंग युद्ध के बारे में किस में दिया गया है, 13वें शिलालेख में। ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के मास्की गुर्जरा, ये दो अभिलेख हैं। मास्की जो था ये रायचूर जिला कर्नाटक से मिला हुआ है, जबकि गुर्जरा जो है ये दतिया जिला मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। तो मास्की और गुर्जरा, इसके अलावा निट्टूर व उड्डवेला ये बेलारी जिला कर्नाटक से मिला हुआ है, से प्राप्त लघु शिलालेखों में उनका नाम त्रिउपाधि, देवनाम प्रियदर्शी, इस तरह के नाम मिलते हैं। तो ये वाला नाम बहुत फेमस है दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि देवनाम प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी, तो अशोक की थी, और ये कहाँ लिखा था, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए जो अभिलेख थे उसको सबसे पहले पढ़ा किसने, तो याद रखिएगा 1837 में, 57 नहीं 37 में, 57 में पहली क्रांति हुई थी, उसको नहीं देखना है। ठीक 20 साल पहले 37 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कुल कितनी है, कुल 14 है। 13वें में क्या है, कलिंग युद्ध, 5वें में क्या है, धम्म महामात्र, पहले में क्या है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो ये 2-3 आप याद रखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, कुल के कुल 14 मिलाकर के कितने जगह से मिले हैं, कुल 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। अब कैसे आप याद करोगे कि यार वो 8 जगह कौन कौन से थे, तो याद रखिए कल, मन, सा, गिर, सो, जौ, धौ, येरा। ठीक है,
कल, मन, सा, गिर, सो, जौ, धौ, ये रो। अब देखिए कल माने क्या होता है, कलसी, कल माने कलसी, कलसी, कलसी ये पड़ता है उत्तराखंड में, देहरादून जिला उत्तराखंड, ठीक है। तो कलसी, कल से कलसी। मन, कल मन, मन माने मनसेहरा, मनसेहरा भी पीछे मैंने आपको बताया, ठीक है, मनसेहरा पाकिस्तान में था, हजारा जिला पाकिस्तान। सा, कल मनशा, मनशा, शाह माने शहबाजगढ़ी, पेशावर जिला पाकिस्तान। गिर, गिर पड़ता है गुजरात में। गिर क्या राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आपसे पूछता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कहाँ पे है, गिर अभ्यारण्य, शेर यहाँ के फेमस हैं, ठीक है, तो ये गुजरात में है, कठियावाड़ गुजरात। सो, सो माने सोपारा महाराष्ट्र। जौ, जौ माने जौगढ़ गंजाम उड़ीसा, ठीक है। जूनागढ़ मत कर दीजिएगा गलती से, जौगढ़, क्योंकि जूनागढ़ जो है वो दूसरी साइड है, वहीं गुजरात साइड ही, ये जौगढ़ की बात कर रहा है। धौ, धौ माने धौली, पूरी जिला उड़ीसा। यर्रा, यर्रोगुड़ी, कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश। कुल 8 जगह हैं। कुल कितने जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 जगहों से कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा का पूरा वो कर रहे हैं, बस वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अशोक के येरागुडी जो आंध्र प्रदेश में था, एरागुडी से प्राप्त अभिलेख गौमूत्रिका या वस्त्रोफेदन या हलावर्त शैली में लिखा गया है। वस्त्रोफेदन क्या था, वस्त्रोफेदन माने ये ऐसी शैली थी कि पहली लाइन जो होती थी वो बाएं से दाएं, इसके बाद फिर दाहिने से बाएं, ऐसे चलती रहती थी, मतलब दोनों मिक्स करके था, ऐसे आप समझ सकते हो सीधे सीधे। वस्त्रोफेदन शैली या हलावर्त शैली बोलते थे। कौन सा अभिलेख, एर्रागुडी अभिलेख जो है ये मिक्स करके प्राप्त हुआ है। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसको अशोक के प्राप्त हुए ये स्तंभ अभिलेख मेरठ व टोपरा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक, आगे बहुत सारे राजा थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को एक जगह से उठा के अलग अलग जगहों पर ले गए हैं। समय आने पर उसको टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे और समझ लेंगे तथा याद कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उसमें परेशान मत होइए। आइए आगे की बात शुरू करते हैं। मौर्यकालीन शासक के बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। सबसे पहली बातें करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश का संस्थापक इनको कहा जाता है। राजधानी इनकी थी पाटलिपुत्र और प्रधानमंत्री थे चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। उपाधि, कई बार इनकी उपाधि पूछता है तो मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, ठीक है ना। एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स नाम याद है ना, वो किसको बोलते थे, इसी चंद्रगुप्त मौर्य को। तो याद रखिए यूनानी ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, ठीक है। सेंड्रोकोट्स कौन कहता था, स्ट्रैबो और जस्टिस के अनुसार, जस्टिन, और एंड्रोकोट्स प्लूटार्क के अनुसार, ठीक है। दोनों अलग अलग है, तो यस रखिएगा, यस यस। सेंड्रोकोट्स कौन कहता था, स्ट्रैबो और जस्टिन। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछता है और वहाँ जानबूझकर 2-3 नाम दे देता है, ऐसे सेंड्रोकोट्स दे दिया, एंड्रोकोट्स दे दिया, देवनामप्री दे दिया, मुक्तिदाता दे दिया और बोल दिया कि जस्टिन यूनानी ग्रंथों में इन्हें किस नाम से जानता था या पुकारता था। तो आपको ध्यान देना है यही बात। इन नामों का समीकरण विलियम जोन्स ने पहली बार 1799 में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया। तो विलियम जोन्स का नाम भी याद रखेगा, विलियम जोन्स। और अभी मैंने पीछे आपको बताया कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो आपका उत्तर था जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। 305 बीसी में जो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। सेल्यूकस निकेटर जो था दोस्तों, ये सिकंदर का सेनापति था। मैंने आपको बताया था सिकंदर के 2 सेनापति थे, एक निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, और दूसरा निर्याकस, ठीक है। तो निर्याकस तो नहीं आगे बढ़ता है, लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद जो सेल्यूकस है वो भारत आता है। 305 बीसी में उसने हमला किया किसके ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, यानी मगध साम्राज्य पे हमला किया। और उस समय मगध साम्राज्य घनानंद के हाथों से निकलकर किसके हाथ में चला गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में। और ये बोल रहा है कि संभवतः विजयी रहा, संभवतः नहीं दोस्तों, कंफर्म था वो विजयी था चंद्रगुप्त मौर्य। और निकेटर जो था हारने के बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। इन दोनों के बीच में जो संधि हुई उसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस मेगास्थनीज नामक अपना एक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। जैन धर्म के दिगंबर शाखा के उपासक
भी कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अपना लिया था आगे चल के, जैन धर्म को, और किस शाखा को अपनाया था, तो याद रखिए दिगंबर शाखा को अपनाया था। ठीक है, तो ये तो अपनी बेटी का विवाह करता है, प्लस ये देता है, प्लस कुल मिला के 3-4 राज्य जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड के बॉर्डर पे थे, वो राज्य भी सेल्यूकस निकेटर को किसको देने पड़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। और तमाम हाथी और हरजाना वगैरह वो तो अलग से देना पड़ता है। तो मैंने डिटेल से वो सारी बातें आपको बताया था, याद होना चाहिए आपको। मृत्यु, इनकी मृत्यु देख लेते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जो कि हासन जिला में पड़ता था, वहाँ पर स्थित चंद्रगिरी नामक पर्वत पर संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मैंने आपको बताया था कि संलेखना विधि में क्या होता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि बिना कुछ खाए पिए स्वेच्छा से अपने आत्मा का त्याग कर दिया, वही था संलेखना विधि। कुछ दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था कि नहीं जैन धर्म वाले ये करना देना चाहिए या नहीं करना देना चाहिए। तो भाई उनकी अपनी मर्जी है, जिसको जो चाहे वो अच्छा लगे करे। हालांकि एक आत्महत्या जैसा प्रयास ये है, और इसीलिए हमारा संविधान इस बात की जो है के लिए राजी नहीं होता है। ठीक है, तो संलेखना विधि आप याद रखिएगा, बिना कुछ खाए पिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए किसी व्यक्ति का अपने प्राणों का त्याग कर देना, यही है संलेखना विधि। और चंद्रगुप्त मौर्य ठीक इसी तरह से अपने प्राणों का त्याग किए थे 298 BC में। इसके बाद उनका लड़का बिंदुसार वो राजा बनता है। 272 BC तक राजा कौन रहता है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, और राजधानी अभी भी पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए चाणक्य, परंतु बाद में खल्लाटक, ठीक है, खल्लाटक नाम का एक व्यक्ति बाद में क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया चाणक्य के जगह, खल्लाटक, याद रहेगा आपको। यूनानी ग्रंथों में इसे अलिट्रोचेट्स कहा गया, अलिट्रोचेट्स याद रहेगा, कहा गया, जिसका समीकरण संस्कृत शब्द में अमित्रघात से लिया गया है। अमित्रघात भी किसको बोलते थे, बिंदुसार को। इसका तात्पर्य है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, अमित्रघात। चलिए आगे देखते हैं। इसके शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन करने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को कहाँ भेजा, तक्षशिला भेजा था। किसने, बिंदुसार ने। बिंदुसार के दरबार में निम्नलिखित दूत आए। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, उसी तरह से अच्छा मेगस्थनीज ने क्या रचना किया था, इंडिका की रचना किया था। इंडिका एक पुस्तक थी जिसमें उस समय के भारत की चर्चा मिलती है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन से दूत आए थे। स्थान बताना है, शासक और दूत। ठीक है, तो स्थान सीरिया और मिस्र, 2 जगह से दूत आए हुए थे, एक सीरियाई और एक मिस्र। शासक कौन था, सीरियाई शासक था एंटियोकस द्वितीय, और मिस्र का शासक था टालमी द्वितीय या फिलाडेल्फस। ठीक है, दोनों नाम एक ही है, फिलाडेल्फस और टालमी द्वितीय। और सीरिया का कौन था, एंटियोकस द्वितीय। और दूत कौन आया था, तो एंटियोकस ने भेजा था डायमेकस को। ठीक है, और फिलाडेल्फस जो टालमी द्वितीय ने था उसने भेजा था डायनोसियस को। तो देखिए दोनों नाम सेम है ना, इसके लिए गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो इस दोनों नाम को आप याद रखिएगा। डायमेकस ये सीरियाई था, मिस्र से देखिए जो नाम बड़ा था वो छोटा है, वो वहाँ से व्यक्ति छोटा है। मिस्र छोटा नाम, व्यक्ति बड़ा है। ठीक है, डायनोसियस याद रहेगा। सीरियाई शासक से उसने 3 चीज़ों की मांग की थी। कौन कौन सी चीज़, सूखी अंजीर। अशोक ने बिंदुसार ने 3 चीज़ों की मांग की थी। क्या क्या, सूखी अंजीर, शराब और दार्शनिक। इसमें से दार्शनिक को छोड़कर 2 चीज़ें उसे प्राप्त हुई। दार्शनिक को छोड़ करके 2 चीज़ें बिंदुसार को प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद चलिए शासन देखते हैं, अशोक का शासन। तो अशोक के बारे में पीछे हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया, थोड़ी सी और देख लेते हैं। 272 BC से लेकर के 232 BC तक अशोक का शासन था। लेकिन 272 BC में गद्दी पर नहीं बैठ पाए। गद्दी पर कब बैठा, 269 BC में, क्योंकि बाकी के 3 साल गृह युद्ध चल रहे थे। कुल कहा जाता है कि इसके 100 भाई थे लगभग, और इसने 100 भाइयों की हत्या कर दी। मैंने आपको डिटेल से आगे पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सीरीज है। तो अशोक ने का शासन कब है, 272 BC से 232 BC तक। उपाधि इसकी ध्यान दीजिएगा, प्रियदर्शी, देवनामप्रिय, चंडाशोक। ठीक है, चंडाशोक आप लोगों ने नहीं सुना होगा ना, याद रखिएगा चंडाशोक। पिता कौन थे, तो बिंदुसार थे। माता कौन थी, सुभद्रांगी या धम्मा। ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लगातार राजधानी हम लोग पाटलिपुत्र देख रहे थे। ठीक है, उदयन ने भाई राजधानी बनाया था, और उसके बाद से राजधानी वहाँ पड़ा ही रह गया। प्रधानमंत्री कौन थे, तो राधागुप्ता, राधगुप्ता नहीं, राधेगुप्ता या राधागुप्ता। ठीक है, इसके पहले खल्लाटक, उसके पहले
कौटिल्य, ठीक है। तो कौटिल्य, खल्लाटक और राधागुप्त। प्राचीन भारत के इतिहास का महान शासक कौन माना जाता है? सबसे महान शासक अशोक को कहा जाता है, और उनकी कई सारी पत्नियां थीं। तो कुछ देख लीजिए, इसमें भी आप पत्नियों के बारे में कई बार डिटेल पूछ देता है, और संतान के बारे में। एक पत्नी थी असंधिमित्रा। असंधिमित्रा नहीं संतान थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। कारुवाकी, इनकी संतान का नाम था तीवर। पद्मावती, उनसे लड़का पैदा हुआ था कुणाल। और एक देवी, उनसे पैदा हुए थे महेंद्र और संघमित्रा। यही महेंद्र और संघमित्रा क्या करते हैं? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कहाँ जाते हैं? देश विदेश की यात्रा करते हैं, देवी का पुत्र रहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कुछ पत्नियों के नाम हैं जो कई बार एग्जाम में। पद्मावती भी याद रखिएगा, अशोक की एक पत्नी का नाम पद्मावती था। खाली राणा रतन सिंह ही नहीं है, पद्मावती के पतिदेव कौन है उनके अलावा? अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा, और ये युद्ध बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध को देखकर उसका मन क्या हो गया? द्रवित हो उठा। अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ अपने चचेरे भाई सुमन या सुसीम के पुत्र न्यायग्रोध के प्रवचन को सुन करके। हालांकि देखिए, कई बार होता है कि इनका नाम आता है, कई बार ये होता है कि एक बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था उपगुप्त, दिया होगा यहाँ पे, दीक्षित किया प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान उपगुप्त ने, ठीक है। तो उपगुप्त और सुसीम, इन दोनों लोग का जो है बड़ा हाथ था इनको बौद्ध बनाने में। कल्हड़ के राजतरिंगड़ी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करने, कश्मीर का इतिहास वहीं पे लिखा गया है, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है राजतरिंगड़ी को। तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के पूर्व शैव धर्म का उपासक था। इसके पहले हम लोगों ने देखा था, बिंदुसार के बारे में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन अशोक जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो जैन धर्म के थे। जैन धर्म के दिगंबर शाखा के, मैंने बताया था ना आपको, दिगंबर शाखा, अरे वही जो संलेखना विधि से प्राणों का त्याग किए थे, तो वो जैन थे। उसके बाद ये शुरुआत में कहा जाता है कि अशोक शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन आगे चल के इसने बौद्ध धर्म को माना, और लगभग पूरे देश में 85,000 स्तूपों की रचना कराई अकेले अशोक ने। इसी ग्रंथ के अनुसार उसने कश्मीर की वर्तमान राजधानी श्रीनगर, ठीक है, जो कि झेलम नदी, यानी झेलम को एक और नाम से जानते थे, बितस्ता, ठीक है, बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर शहर को भी बसाया था। किसने? अशोक ने। अशोक ने नेपाल में भी एक नया शहर ललित पाटन को बसाया था, ललित पाटन। अशोक की धम्म नीति, धम्म महामात्र की नीति किसमें दिया गया? 5वें में, याद आया? 5वें में अशोक की धम्म नीति श्रीलंकाई शासक तिस इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसने भी अशोक की तरह प्रियदर्शी की उपाधि धारण कर ली, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा, सब पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तीसरी बौद्ध संगीत के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न प्रचारकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा। तो याद रखिएगा, तीसरी जो बौद्ध संगीत समिति हुई थी वो अशोक के काल में हुई थी, और उसके बाद ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने कराया? अशोक ने। और कहाँ पर कराया तो भी देख लीजिए, स्थान देख लीजिए, प्रचारक देख लीजिए। श्रीलंका में, ये एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, एक लाइन का पूछ देगा, गड़बड़ हो जाएगा। श्रीलंका में भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। नेपाल भेजा था अपनी पुत्री चारुमती के साथ, स्वयं अशोक खुद भी गया था, क्योंकि वहाँ रास्ते में लुम्बिनी था और भी सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पे चला गया था वो। बनवासी स्थान का नाम है, रक्षित को भेजा था यहाँ पे। यमन देश भेजा था महारक्षित को। महाराष्ट्र में भेजा था महाधर्म रक्षित को, ठीक है। स्वर्ण भूमि पर भेजा था सोन एवं उत्तरा को। हिमालय भेजा था मंजिम को, ठीक है। तो कई सारे हैं जो जिनको, अब देखिए एक दो तो इसमें आप जानते हो, जैसे श्रीलंका और नेपाल, ये कई सारे लोग जानते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में बनवासी, यमन देश, महाराष्ट्र, स्वर्ण भूमि और हिमालय के बारे में भी पूछा है, तो इसको आप याद रखिएगा। रक्षित, महारक्षित, महाधर्म रक्षित, सोन एवं उत्तरा और मंजिम, इनको अलग अलग स्थानों पर भेजा। थोड़ी सी बातें और कर लीजिए, इसके बाद ओवर हो जाएगा आज का वीडियो, काफ़ी है इतना। 232 BC में सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, यह एक विवाद का विषय माना जाता है, परंतु यह निर्विवाद है कि इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ठीक है, जिसकी हत्या एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य का सेनापति था, उसने कर दिया, और मौर्य वंश के स्थान पर एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना हुई। इसके साथ ही मौर्योत्तर काल का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। तो अशोक के बाद बड़ी विवाद की स्थिति थी, हालांकि कई सारे पुत्र थे, और इनके जो पुत्र थे ना, वो सभी के सभी लोग, देखिए वहाँ अशोक के बाद से जो राजा का सीरीज चला आ रहा था एक सम्राट का, वो जो है कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म के आ जाने से जो लड़ाई झगड़े थे, जो हिंसा हो रहा था, वो बंद हो गया,
और पूरे देश लगभग एक हो चुका था। अशोक के आने के बाद से पूरा देश लगभग क्या हो गया था, एक संगठन एकत्रित हो चुका था, एक हो चुका था। सारे राज्यों को अशोक ने खुद जीत लिया था, टोटल आके मिक्स हो गए थे मगध और मगध सेंटर में एकदम था। तो इस प्रकार से कोई अगल बगल था ही नहीं जो लड़ाई के लिए आमंत्रित करे या लड़ाई हो, और अगल बगल के देश जो थे उनके साथ अच्छे संबंध भी थे अशोक के। तो इसके वजह से बहुत सालों तक काम आराम से चलता रहा। लेकिन हाँ, आखिरी जो शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दिया किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और स्थापना किया शुंग वंश की। तो आगे जो हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मौर्योत्तर काल के बारे में बातें करेंगे। और मैं चाहूँगा कि 1 से 2-3 पार्ट में ये आपका वीडियो क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो कुल ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पार्ट में आपका जो है पूरा का पूरा एंशिएंट कवर हो जाएगा। अदरवाइज 55 से 60 पार्ट अगर आपको देखना हो तो आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में जा करके सीरियल वाइज उसको देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।